आज सुनिए भारतीय प्रवासी लेखिका सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी विषबीज। सुधा ओम ढींगरा जी लगभग 4-5 दशकों से अमेरिका में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी विषबीज। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। देखिए जनाब, मुझे लिखने विखने का कोई शौर नहीं, लेखन प्रतिभा से कोसों दूर हूँ। जो भी कहना चाहता हूँ लिख कर नहीं कह सकता। वाचक हूँ, बस बोल कर कहता हूँ। अक्सर बहुत बोल जाता हूँ। प्रकृति मेरी मित्र है। हवा से, तितलियों से, पक्षियों से, पत्तों से, फूलों से, चांद तारों से बातें करता हूँ। वे चुपचाप मुझे सुनते हैं। बड़े अच्छे श्रोता हैं। कभी कभी हवा लहरा कर, तितलियाँ फरफरा कर, पंछी चहचहा कर, पत्ते सरसरा कर, फूल खिलकर, चांद और तारे चमक कर मेरा साथ देते हैं। कई बार जी करता है तो अपने आप से बातें करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं पागल हूँ। पागल खाने वाले सोचते हैं कि मैं दार्शनिक हूँ। बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करता हूँ। पागल खाने में पागल और पागल खाने से बाहर लोग मुझे घेर लेते हैं। मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। कई समाचार पत्रों ने मेरे दर्शन का जिक्र किया है, पर असल में मैं क्या हूँ मेरे अलावा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। ये भी अच्छी बात है, मैंने स्वयं को पहचान लिया। अन्यथा लोग उम्र भर स्वयं को खोज नहीं पाते। मरणासन्न पड़े हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इसका भी अंदेशा हो गया है। अब मैं अपने बारे में कुछ भी छुपा नहीं पाऊँगा। आपकी दृष्टि मुझे देखने लगी है, मेरे हर हाव भाव को पकड़ने लगी है। छुपाना चाहता भी नहीं, थक गया हूँ ये दोहरी ज़िंदगी जीते हुए। चाहता हूँ कि आप भी देख लें, ऐसी मानसिकता को पहचान लें। मेरा सही परिचय मिलने के बाद अगर आपके भाव बदल जाएं, दार्शनिक सुनकर जो आपके चेहरों पर उभरे थे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपका हाथ उठ जाए, वो भी स्वाभाविक होगा। अभी तो मैं हैरान हूँ, इस महिला को होश क्यों नहीं आया। अब तक तो इसकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। चिंता है कि इसे देखकर मुझे क्या हो रहा है। मेरी उत्तेजना मर क्यों गई। मेरा उत्साह खत्म क्यों हो गया। मेरी ऊर्जा कहाँ चली गई। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। शायद ये गिड़गिड़ा नहीं रही। महिला को गिड़गिड़ाते देखकर मैं आक्रामक हो जाता हूँ। फिर वो चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, अधेड़ हो या बच्ची, किसी की माँ हो, बेटी हो या पत्नी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस उसे नोचना होता है, उसके अस्तित्व पर चोट पहुंचानी होती है, जिसे वो अपनी अस्मिता कहती है। उसे लूटना होता है जब वो रोती है, सुबकती है, रिहाई की भीख मांगती है, तो मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। मेरे भीतर के ज़ख्मों पर मरहम लगती है, वे ज़ख्म जो बचपन में कई औरतों ने मुझे दिए। तब सत्ता उनके हाथ में थी, उन्होंने मेरा शोषण किया, मेरा शोषण होने दिया। अब सत्ता मेरे हाथ में है। स्त्री वर्ग से नफरत है। ये नफ़रत बेहद मजबूत है। इसने मेरे अंदर छुपे जानवर को बहुत ताकतवर बना दिया है। शिकार देखते झपट पड़ता है। मेरे भीतर का डेमन अर्थात शैतान नफ़रत का भोजन खा खा कर इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने मेरे एंजल मतलब फरिश्ते को दबोच लिया है। पर आज मेरा डेमन कहाँ गया। मेरे सामने पड़ी इस स्त्री का चेहरा देखकर वो कहाँ छुप गया। मेरा एंजल सिर उठा रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं। मैं इस नारी को निर्वस्त्र नहीं कर पा रहा। ये तो मेरा शिकार थी। इसे मैं ही पार्क से उठाकर लाया था। कई दिन मैंने इसका पीछा किया था। ये पार्क में कब आती है, कब जाती है, कितनी देर जॉगिंग करती है, ये सब देखता रहा था। जॉगिंग करते हुए इसकी पिंडलियाँ ही तो मुझे उत्तेजित कर गई थीं। मैंने पार्क का वो कोना देख लिया था जिसमें बहुत कम लोग होते हैं और कभी कभी वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जॉगिंग करती हुई उस कोने के पास से निकलती थी। वहीं मैंने अपना निशाना साधने की सोची। 2 दिन इस महिला के साथ साथ भागा। भागते हुए हाय हलो हुई। एक सौम्य, सभ्य, सुसंस्कृत महिला लगी वो। ये भी सोचने का समय नहीं मिला कि उसने मुझे हाय सन कहा था। इसका मतलब है कि ये अधेड़ उम्र की महिला है। इसके बच्चे मेरी उम्र के या मुझसे छोटे बड़े होंगे। दिखने में युवा लगती है। मैंने तो बस तय कर लिया था कि यही मेरे जानवर की तलब पूरी करेगी। और एक बार जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो फिर सोच अपने दरवाजे बंद कर लेती है। सुना है हर इंसान के पास विवेक होता है, अंतर्मन नाम की शय भी है, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरों में गुम हुई मेरी सोच
इन सबको भी निकल चुकी है। आज जॉगिंग करते हुए इस महिला के साथ साथ मैं भागने लगा। जो ही ये महिला उस कोने में पहुंची जहां कम लोग होते हैं, और आज तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा मेरा काम हो गया, और उसके पैर में अपना पैर अड़ा कर मैंने उसे गिरा दिया। वो गिरते ही बोली, सन, आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज इन योर वे। लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता। अच्छाई, शर्म, डर, आदर मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं। मैं बेशर्म, क्रूर और घटिया प्रकृति का व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी जेब से क्लोरोफॉर्म में लिपटा रुमाल निकाला और उसके नाक पर रख दिया। उसे चीखने का समय भी नहीं दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने मुझसे कुछ कहा था। उसे समझने का समय ही मेरे पास कहाँ था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें मूंदी। फिर मैं उसे अपने साथ सटा कर कार तक ले आया था। पार्क में घूम रहे, जॉगिंग कर रहे तथा वहाँ बैठे लोगों ने सोचा कि उस महिला को चक्कर आया है, और मैं उसे थाम कर उसकी कार तक ले जा रहा हूँ। हाउ स्मार्ट आई एम, आई मेक एवरी वन फूल। मैं खुश होता हुआ वहाँ से निकल गया। अब मैं परेशान क्यों हूँ? अभी तक बेहोश है ये महिला। इसका शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे भीरू बना रहा है। मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में इसी तरह शांत सोई किशोरी पर तो मैं टूट पड़ा था, और गश्त करते हुए एक स्थान पर टूटी दीवारों के बीच बनी एक खो में एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ छुपी बैठी थी। कौन सा शहर था? अपने मस्तिष्क पर जोर डालकर भी शहर का नाम याद नहीं कर पा रहा। खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। इतना ज़रूर याद है कि हम कुछ फौजी मानवीय गंध सूंघते वहाँ पहुँचे थे, और उस खो में हमें डरी सहमी नारी देहें मिल गई थीं। वे देहें ही थीं, न जाने कितने दिनों से वहाँ छुपी बैठी थीं, सिमटी सिकुड़ी भूख प्यास से रूखी देहें। स्त्री गोश्त के भूखे भेड़िए उन पर झपट पड़े थे। उनकी चीख पुकार चहुँ दिशाओं में गूंज उठी थी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। आधी रात को अल्लाह, जीसस, ईश्वर सब सो रहे थे। किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, और वे लुटती नहीं। भूख शांत कर सारे भेड़िया आगे बढ़ गए, पर मैं वहीं रहा। रोती बिलखती तड़पती बालाओं और उनकी माँ को देखता रहा। फिर उन पर गोलियां दागकर उन्हें चुप करा दिया। अंदर शांति मिली। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी सौतेली माँ और उन औरतों को गोली मारी जिन्होंने मेरा बचपन तबाह कर दिया, मेरा शारीरिक शोषण किया और दूसरों से करवाया। मुझे नहीं पता मेरी जन्मदात्री कैसी थी। डैड के पास मेरी माँ का कोई चित्र नहीं था। हाँ, उसके प्रति उदासीनता ज़रूर थी उनके पास। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम थी। मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती और खाने को बहुत कम देती। मैं डैडी को शिकायत करता तो वो झूठ बोल देती, मुझे ही मार पड़ती। तब मैं स्कूल भी नहीं जाता था। एक दिन ड्राइववे पर बैठा रो रहा था। मेरी सौतेली माँ कहीं बाहर गई थी। साथ वाली पड़ोसन ने, जिसका नाम पैटी था, मुझे अपने पास बुलाकर बहुत प्यार किया और मुझे बताया कि मेरी माँ उसकी सहेली थी और मेरी माँ बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास मेरी माँ की कोई तस्वीर है। उसके पास भी तस्वीर नहीं थी, पर उसने जैसे मेरी माँ का वर्णन किया, उसी वर्णन की कल्पना में मैंने माँ का एक चित्र बना लिया जो हर समय मेरे साथ रहता है। चित्रकला का शौक़ शुरू से था। काल्पनिक माँ के कई चित्र बनाकर मैंने दीवारों पर टांगे हुए हैं। पैटी, पड़ोसन, माँ की सहेली से ही ये राज मुझे पता चला कि सौतेली माँ की वजह से ही मेरे मम्मी डैडी का तलाक हुआ था, और डैड ने मम्मी को बहुत तंग किया था। वकील थे और चालाकी से कोर्ट केस जीत गए थे। अब उसे भी पता नहीं मेरी माँ कहाँ है। उसी ने मुझे बताया था कि मुझे छोड़ते समय मेरी माँ बहुत रोई थी। उसने जज से फरियाद भी की थी। उसे मेरे डैड से कुछ नहीं चाहिए, बस उसे उसका बच्चा यानी मैं उसे दे दिया जाऊं। डैड ने मेरी माँ पर इतने झूठे दोष लगाए कि कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि मेरी माँ मुझे कभी नहीं मिल सकती। पैटी ने मुझे समझाया, अगर मेरी सौतेली माँ मुझे मारे पीटे तो मैं 911 डायल कर दूं, पुलिस आकर सब ठीक कर देगी। एक दिन मैं भूखा था। सौतेली माँ का कहीं अता पता नहीं था। 911 डायल कर दिया, पुलिस आ गई, पर ठीक कुछ नहीं हुआ। चाइल्ड वेलफेयर के सामाजिक कार्यकर्ता मुझे मेरे घर से ले गए और एक पोषक गृह में मुझे पहुंचा दिया गया। वहाँ मेरे जैसे कई बच्चे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। वहाँ मुझे भरपेट खाने को मिला और दूसरे दिन से मैं स्कूल जाने लगा। कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे। 2 और लड़के वहाँ रहने आ गए। वे बड़े थे, किशोरावस्था पार कर चुके थे। मैंने देखा एक रात
वे दोनों एक छोटे बच्चे को अपने साथ सोने का लालच देकर ले गए। हम सब बच्चे प्यार और सहानुभूति के भूखे थे। मैं उम्र भर मम्मी और डैडी के साथ सोने का मोह पाले रहा। दूसरे दिन वो लड़का डरा सहमा रोता रहा और वे लड़के पोषक ग्रह के गृह स्वामिनी रोनी के इर्द गिर्द घूमते रहते। इससे वो बच्चा और भी डर गया। उसके बाद वे हर रात एक बच्चे को अपने कमरे में ले जाते। रोनी रात को शराब में धुत होकर सोती और उसे पता भी नहीं रहता था कि बच्चे क्या करते हैं। उसका पति डैनियल रात होते ही कहीं चला जाता और सुबह आता। उसके जाते ही बड़े लड़के किसी छोटे बच्चे को ले जाते, कभी प्यार से और कभी ज़बरदस्ती से। मैं वहाँ सबसे छोटा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर इतना ज़रूर समझ गया था कि कुछ गलत होता है वहाँ। तभी तो लड़के डरे सहमे रहते हैं। वहाँ सिर्फ लड़के ही थे। उस पोषक गृह केंद्र में लड़कियाँ नहीं थीं। एक दिन मुझे वे लड़के लेने आए। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर जोर से उसे दबा दिया। मैं आवाज़ ही नहीं निकाल पाया। उसके बाद वे मुझे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गए। बाकी सब लड़कों ने लिहाफों से अपने मुंह ढक लिए। उस रात जिस नकारात्मकता से मेरा परिचय हुआ, आज तक उससे नहीं छूट पाया। गले पर चाकू रखकर उन्होंने डराया कि अगर इस रात के बारे में मैंने किसी को भी बताया तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरे गुप्तांगों में दर्द हो रहा था। मैं बहुत दुखी था। सुबह उठते ही मैंने रोनी को सब बता दिया। रोनी ने मेरा दर्द समझने के बजाय मेरे गालों पर कई थप्पड़ जड़ दिए। नो चाइल्ड कंप्लेंट्स टू मी। यू आर द ओनली वन सेइंग दीज नेस्टी थिंग्स। डू यू थिंक आई विल बिलीव यू? दे आर नाइस बॉयज। इफ़ यू विल टेल दिस टू एनीबडी आई विल किल यू। मैं बहुत तकलीफ़ में था। किसी को बताना चाहता था। निडर हो गया था। मरने का तो मुझे पता नहीं था, पर छोटी उम्र में विपरीत परिस्थितियों में जीना सीख गया था। मैं अपने डैड को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। उनका फ़ोन डिस्कनेक्टेड था। स्कूल की मेरी टीचर बहुत अच्छी थी और मुझे प्यार भी बहुत करती थी। उसमें मुझे मेरी माँ नज़र आती थी। उसे बताना मैंने उचित समझा। मेरी कथा सुनते ही उसने मुझे सीने से लगा लिया। पहली बार पता चला माँ कैसी होती है। ऐसा लगा उसने मेरी सारी पीड़ा हर ली। तुरंत प्रिंसिपल के पास ले गई और स्कूल की काउंसलर को भी बुला लिया और उसके साथ मुझे मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया। पुलिस के आने पर मुझे दोनों बाजुओं से थामे रही और पुलिस को हिदायत देती रही, दिस स्मॉल किड इज़ इन पेन एंड ही इज़ इन शॉक, प्लीज़ टॉक टू हिम सॉफ्टली। पुलिस को मैंने अपने और दोस्तों के बारे में सब कुछ बता दिया। सब बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ। अगले कुछ दिन कठिन थे, तनाव भरे। हम सब फिर से बेघर हो गए थे। हमें अलग अलग केंद्रों में भेज दिया गया। रोनी और डैनियल तथा दोनों लड़के माइक और रॉबी को पकड़ लिया गया था। वो पोषक गृह बंद कर दिया गया था। मुझे बाद में पता चला कि रोनी और डैनियल बेरोजगार, शराबी, आलसी और लापरवाह थे। पैसा कमाने के लिए फॉस्टर पेरेंट्स बने थे और फॉस्टर होम सेंटर खोला था ताकि हर बच्चे की परवरिश का सरकार से पैसा ले सकें। सरकार बेघर बच्चों की परवरिश करने वालों को पैसा देती है। ये केंद्र नया ही खुला था और जब तक सरकारी इंस्पेक्टर की नज़र उन पर रही, वे बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखरेख करते रहे। ज्यों ही उसने केंद्र को स्वीकृति दी और इंस्पेक्टर निश्चिंत हो गया कि इस केंद्र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो रोनी और डैनियल अपने असली रूप रंग में आ गए। बच्चों के पालन पोषण में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने चेक से मतलब था जो हर माह उन्हें मिल जाता था। 18 वर्ष तक मैं भिन्न भिन्न पोषक गृहों में भटकता रहा। विद्रोही हो गया था, अतः तन और मन सज़ा भुगतते रहे। सज़ा देने वाली महिलाएं थीं। भीतर रोष, आक्रोश, गुस्सा भर चुका था। पूरी तरह नकारात्मकता की लपेट में आ चुका था। नारी जाति के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं का तब तक एहसास नहीं हुआ था। एक दोस्त ने सलाह दी और मैं मिलिट्री में चला गया। मिलिट्री ट्रेनिंग ने मुझे बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और अनुशासित बना दिया। मुझ में आत्मविश्वास जगाया और इसी आत्मविश्वास ने मुझे जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टि दी। मैं बहुत संतोषजनक जीवन जीने लगा। अतीत की कड़वी यादें धुंधलाने लगी थीं। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, सूजन। आसमान की बुलंदियां छू रहा था, तभी एक दिन धरती पर आ गिरा। बिना फ़ोन किए सूजन के घर गया तो उसे किसी और के साथ हम बिस्तर हुए देखा। चीटर, इतना बड़ा धोखा दिया उसने। बस टूट गया। गुस्से में अपने घर चला गया। सोचा था उसे गोली मारकर खुद मर जाऊंगा। उसी दिन अफ़गानिस्तान जाने का आदेश मिल गया। निराश, हताश, टूटा दिल लिए वहाँ चला गया। इस हादसे ने अतीत का रोष, आक्रोश और गुस्सा
भीतर बाहर फैला दिया। जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग ने मिटा दिया था, शायद वो मिटा नहीं था, दब गया था कहीं। पागल हो गया था मैं वहाँ। तब महसूस हुआ आधी आबादी से मैं कितना चिढ़ता हूँ। मेरे पागलपन को देखकर मुझे वापस बुला लिया गया। मनोविशेषज्ञों ने मेरा मनोविश्लेषण किया। पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। कई वर्ष इलाज चला। बिजली के झटके दिए गए। एक दिन उन्हें लगा मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे छोड़ दिया गया। क्या मैं सच में ठीक हुआ था? मेरी सोच, मेरी प्रवृत्ति ठीक हुई थी। पागल खाने में मैंने मनोचिकित्सकों के साथ बहुत बैठकें की तो एक बात मेरी समझ में आई। कुछ मनोवृत्तियाँ बच्चा साथ लेकर पैदा होता है। इसे पूर्व जन्म के संस्कार कहें या पूर्व जन्म के संचित अच्छे बुरे कर्म। सोचिए, एक परिवार में सभी भाई बहन अच्छे होते हैं, एक बच्चा कैसे आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है? परवरिश तो सबको एक जैसी मिली होती है। ये विमर्श का विषय है, विचारों के गंभीर समंदर में डुबकी लगाने का। इसमें उलझकर मेरी सोच कुंद हो रही थी। मैंने जब डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर की पुस्तक प्रूफ ऑफ हेवन, जो एक न्यूरोसर्जन की जीवन के बाद की यात्रा है, पढ़ी तो ये बात पुख्ता हो गई। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। स्पष्ट करता हूँ, मेरे साथ और लड़कों ने भी मेरी तरह जीवन के थपेड़े सहे। वे तो बलात्कारी नहीं हुए, मैं ही क्यों बना? जो वृत्तियाँ लेकर मैं जन्मा, ये उसी का परिणाम है। विपरीत परिस्थितियों और सही परवरिश की कमी मेरे जैसी सोच वालों के लिए आग में घी का काम करती हैं। हर बीते पल ने मेरी सोच की दृष्टि को भरमाया, पुरुषत्व और सत्ता के अहम में उलझा रहा। मैं जानता हूँ मेरा दोहरा व्यक्तित्व है, दार्शनिक और रेपिस्ट का। पागल खाने में मैं एक दार्शनिक मशहूर था। अपना दर्शन प्रकृति के सारे तत्वों को सुनाता रहता था। हे तत्वों सुनो, पूरे विश्व के पुरुष अपने पुरुषत्व के मद में हैं, तभी तो नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता है। इतिहास के पन्ने पलटिए, आदिकाल से अभी तक सभी युगों और सभी सभ्यताओं में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम, ईरान, अफ़गानिस्तान युद्धों में औरतों के बलात्कार हुए। उन्हें तरह तरह से पीड़ित किया गया। कितने बलात्कारी पकड़े गए, कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। पितृसत्ता जानती है कि नारी पुरुष से मजबूत है और नारी कभी गुटों की, गिरोहों की, सभ्यताओं की मुखिया हुआ करती थी और समाज का संचालन करती थी। बड़े षड्यंत्रों और प्रयासों के बाद पुरुष ने सत्ता संभाली और पितृसत्ता का वर्चस्व हुआ है। बलात्कार ही ऐसा शस्त्र है जिसके भय से समस्त नारी जगत को दबाकर रखा जा सकता है। और मैं भी किन बातों में उलझ गया। जिस वर्ग से बदला ले रहा हूँ उसी से सहानुभूति भी। तभी तो आज तक पकड़ा नहीं गया। लोग मेरा दर्शन सुनते हैं, मेरे असली रूप को पहचान नहीं पाते। मेरे दार्शनिक रूप के आकर्षण में मोहग्रस्त रहते हैं। ये लेडी अभी तक सचेत क्यों नहीं हुई? मेरे सोचने समझने की शक्ति जवाब दे रही है। मुझे शराब की ज़रूरत है। मैं बेसमेंट से शराब लेकर आता हूँ, फिर शरीर और दिमाग काम करेगा। शराब ले आया हूँ और हैरान खड़ा हूँ, इसे अभी तक होश नहीं आया। शायद गलती से आज रुमाल पर अधिक क्लोरोफार्म डाल दिया होगा और ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं इसके सचेत होने का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ? पहले मैंने कब किसी के सचेत होने का इंतज़ार किया था? पुलिस! बाहर से आवाज़ आई और साथ ही दरवाजे पर किसी ने थपथपाया। उस महिला ने आंखें खोल लीं और वो तेज़ी से उठने की कोशिश करने लगी। मैं बौखला गया। धोखा! मैं चिल्लाया। तब तक पुलिस दरवाज़ा तोड़कर हाथों में रिवॉल्वर थामे भीतर आ गई। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे हाथों पर हथकड़ी लगा दी गई। एक महिला पुलिसकर्मी ने उस महिला को पूछा, आप ठीक हैं? इसने आपको हर्ट तो नहीं किया? पुलिस के साथ उस महिला की बेटी और पति भी हैं। दोनों ने उस महिला को आलिंगन में ले लिया। नहीं मैम, ये मुझे हर्ट नहीं कर सका। दीवारों पर इसके बनाए चित्र देखें, इसकी माँ के साथ मेरी शक्ल मिलती है। मैं स्तब्ध रह गया। तो ये कारण था कि इस महिला को देखकर मैं कमज़ोर पड़ गया। घटिया हूँ मैं, बेहद लचर। जिन महिलाओं पर मैंने अत्याचार किए वे भी किसी की माँ थीं। छी! अपने से घिन आ गई। हकलाते हुए उस महिला से पूछा, पुलिस को फ़ोन कैसे किया? फ़ोन तो मेरे पास था। तुम मेरा मोबाइल फ़ोन मेरी जेब से निकालना भूल गए। मेरी चेतना लौट आई थी और मैंने आंखें खोलीं तो तुम सिर झुकाए बैठे अपने आप से बातें कर रहे थे। मैंने एकदम आंखें बंद कर लीं। मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया था और मैं तुम्हारे वार का इंतज़ार कर रही थी और स्वयं को तैयार कर रही थी कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है।
तभी तुम बेसमेंट में गए तो मैंने अपनी बेटी और पति को एसएमएस कर दिया। मेरे फ़ोन की लोकेशन से तुम्हारा घर ढूंढ लिया गया। मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सतर्कता, मेरी चालाकी मेरे पर हंस रही है। इस शरहरी महिला ने मुझे पछाड़ दिया। पुलिस के पीछे घसटता उनकी गाड़ी में आकर बैठ गया। वो महिला मेरे पास आई और मेरी ओर देखकर बोली, आर यू डेविड कूपर्स सन? मैं एकटक उसे देखता हूँ। गर्मा में चेहरा, तो ये मेरी माँ है। इसने शायद चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगा लिया है। कुछ देर मौन उसकी ओर देखता रहता हूँ। जिसे ढूंढता मैं दर दर भटका हूँ, आज वो मेरे सामने है और मेरे भीतर कोई भाव नहीं, कोई उल्लास, कोई उमंग नहीं। ग्लानि, अपराधबोध और शर्मिंदगी का बोझ क्या होता है पहली बार ढो रहा हूँ। आंखें झुक गईं। कैसे कहूँ, माँ तुम्हारी जात का विरोधी हूँ और इस वहशीपन का कारण डैड हैं, जिन्होंने मेरे कोमल हृदय में नफरत का बीज बोया। गुनहगार हूँ, अपमान किया है मैंने पूरे स्त्री समाज का। एक शालीन औरत को माँ के रूप में देखकर आज डैड को थप्पड़ मारने का दिल करता है। वो जानते थे मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते और माँ से भी मुझे छीन लिया। माँ के पास रहता तो उन्हें मेरा खर्चा देना पड़ता। किस कमीनगी से उन्होंने अपना खर्चा बचाकर मुझसे भी छुटकारा पा लिया। माँ को कुछ भी नहीं बता सका। हिम्मत जुटाकर नो कहते हुए मैंने अपना सिर घुमा लिया। बता देता तो वो जिंदा ही मर जाती और मरते दम तक अपनी कोख को पोसती। मैंने आपसे इतनी बातें की कि आप मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे? सही कहा, बलात्कारियों और अपराधियों का कोई नाम नहीं होता। ये विकृत मानसिकता है जो हर देश, हर शहर, हर गांव, हर घर, हर गली, हर कूचे में मिलेगी। इस मानसिकता के शिकार कई बार बहुत अपने भी होते हैं। बाप, भाई, चाचा, ताऊ, दूर करीब के रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जिसे पहचानना मुश्किल होता है। पराये तो भीड़ का हिस्सा हैं। इस बीमार निडर सोच का अंत होना चाहिए। ये प्रवृत्ति महामारी सी पूरे विश्व में फैल रही है और अब तो शिकार होने लगी हैं अबोध बच्चियाँ। बुद्धिजीवियों की तरह मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आपको ये क्यों लगा कि मैं बलात्कारियों के हक में बोल रहा हूँ? नहीं, मैं इस मानसिकता से निपटने का आपको हल दे रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा? आपने मेरा जो रूप देखा है उसके बाद कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। फिर भी आपको इसका समाधान बताऊंगा ज़रूर। कोई भी प्रवृत्ति लेकर बच्चा जन्मे, किन्हीं भी हालत परिस्थितियों में वो पले, बलात्कार करना घिनौना जुर्म है। उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जानता हूँ मुझे 7 से 14 वर्ष का कारावास मिलेगा। किडनैपिंग और बलात्कार की मंशा तथा कई और छोटी मोटी धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाऊंगा। पर इससे क्या होगा? एक बलात्कारी को सही सज़ा मिलेगी। यह बीमारी इतनी फैल चुकी है, इसका कठोर इलाज किया जाना चाहिए। बच्चे को छुटपन से सिखाया जाता है, गलत काम करोगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बलात्कारी को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है? कुछ वर्षों की जेल। उसका डर नहीं होता घिनौनी सोच वालों को। फिर इस मानसिकता को समाप्त कैसे किया जाए? मैं बलात्कारी हूँ और अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। चाहता हूँ कड़ी सज़ा मिले और सज़ा में मेरा लिंग काट दिया जाए। एक लिंग कटेगा, 100 लिंग सतर्क हो जाएंगे। यह ज़रूरी है। जहर का बीज वृक्ष बनने से पहले ही दब जाएगा। आपको भी इसी बात का डर है जो मुझे है। पितृसत्ता इस निर्णय पर अपनी मोहर नहीं लगाएगी और फिर मानवाधिकार वाले अपना अलग झंडा फहराएंगे, मानवीय अधिकारों के हनन की बात करेंगे। इसका मतलब बलात्कारी छूटते रहेंगे। जोर जोर से जार जार रोना आ गया। घृणित कृत्यों के बोझ से पीड़ित हूँ और मुझे इस पीड़ा में जीना नहीं। क्रेजी मैन, पुलिस वाले ने कहा। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या किया है। हाँ, वकील बलात्कारी को, अपराधी को पागल घोषित कर बचा लेते हैं। मुझे अपने किए का दंड चाहिए, अंग भंग दंड। लगता है कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। इस सदी के समाज की यही समस्या है, सही और सच्ची बात कभी नहीं सुनी जाती। वैन पुलिस स्टेशन के आगे रुकी और मुझे पुलिस की कोठरी में डाल दिया गया। अब कानूनी कार्रवाई चलेगी। आप सब मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने अपनी सच्चाई और स्वयं की सज़ा आपको बता दी। एक बलात्कारी की सज़ा जो उसे मिलनी चाहिए, घिनौने कृत्यों को रोकने की सज़ा। इसे लागू करवाना आपका काम है। इसके लिए स्त्री समाज को आगे आना पड़ेगा। पितृसत्ता तो इसके आड़े आएगी। उसके पुरुषत्व का प्रश्न है, अहम और अस्तित्व का सवाल है। महिलाओं को सुदृढ़ता से इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आपकी नफ़रत की तरंगें मेरे तक पहुंच गई हैं। सहानुभूति और क्षमा के लिए सब नहीं कह रहा।
जो समाधान मैंने सुझाया है उसकी ओर ध्यान जरूर दें। शायद भावी पीढ़ी की नव कोपले फूटने से पहले कुचले जाने से बच जाएं। अभी आपने सुनी सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी कहानी विष बीज। समाज में बहुतायत से व्याप्त एक घिनौने अपराध का और विकृत मानसिकता का सजीव सटीक चित्रण किया है, साथ में सॉल्यूशन भी प्रस्तुत किया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।